हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, या सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में बताइए टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है। आपसे पूछा है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देता है। इसका कारण है कि आंख का फोकस रेटिना के पीछे बनता है। इसे सुधारने के लिए उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रकाश किरणें अभिसरित होकर सही जगह यानी कि रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मायोपिया जिसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए। मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं में व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। क्या होता है इसमें, तो पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि आंख का फोकस रेटिना के आगे बन जाता है। इसे सुधारने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो किरणों को अपसारित करके फोकस को रेटिना पर ला देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाती हैं। आपसे पूछा है कि मनुष्य की आंखें जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाती हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना आंख के अंदर की परत होती है जहां प्रकाश की किरणें एकत्रित होकर छवि बनाती हैं। रेटिना में फोटो रिएक्टर सेल्स जिसे रोड्स और कोन्स होते हैं, जो प्रकाश को संजीव संकेतों में परिवर्तित करते हैं। बाकी कार्निया, आइरिस और पुतली प्रकाश को प्रवेश देने नियंत्रित करने का कार्य करती हैं, लेकिन प्रतिबिंब यानी कि छवि रेटिना पर बनती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास से स्रावित नहीं होता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास से स्रावित नहीं होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वैसोप्रेसिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय से निकलने वाले प्रमुख हार्मोन्स जो हैं वो है इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेस्टोस्टेसिन। वैसोप्रेसिन जिसे एडीएच भी बोलते हैं या पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, ना कि अग्नाशय से। वैसोप्रेसिन जिसे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच भी कहते हैं या हाइपोथैलेमस में बनता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे के भाग से स्रावित होता है या शरीर में पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जलीय पौधों में गैसों का परिवहन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। आपसे पूछा है कि जलीय पौधों में गैसों का परिवहन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विसरण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जलीय पौधों में गैसों जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान मुख्यतः विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है, क्योंकि ये पौधे जल में डूबे रहते हैं और उनके चारों ओर की गैसें पानी में घुली होती हैं। इसलिए ये गैसें घनत्व के अंतर के कारण स्वतः ही कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जब एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी क्या विशेषता बदलती है। आपसे पूछा है, बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आपसे पूछा है जब एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी क्या विशेषता बदलती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेग बदलती है। जब कोई तरंग जैसे प्रकाश या ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे वायु से जल या कांच, तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, लेकिन बेग यानी कि वेलोसिटी बदल जाता है, क्योंकि हर माध्यम में तरंग के संचरण की गति भिन्न होती है। परिणाम स्वरूप तरंग की तरंग दैर्घ्य भी बदल जाती है, वेवलेंथ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कोशिका
का रसोई घर किसे कहा जाता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है जिसमें सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? आपसे पूछा है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध उस गुण को कहते हैं जो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसका मापन ओम में किया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो वोल्ट जो है या विभवांतर की इकाई है, एम्पियर की बात करें तो यह विद्युत धारा की इकाई है और वाट जो है या विद्युत शक्ति की इकाई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान समान कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.4 होता है। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान लगभग 7.35 से 7.45 के बीच होता है। इसका औसत मान 7.4 होता है जो इसे हल्का क्षारीय बनाता है। यदि रक्त का पीएच मान इससे कम या अधिक हो जाए तो यह एसिडोसिस या अल्कोलोसिस जैसी गंभीर स्थितियां को जन्म दे सकता है। अगर पीएच मान 7 है तो वह न्यूट्रल माना जाएगा यानी कि तटस्थ माना जाएगा। अगर पीएच मान 7 से कम है तो वह पदार्थ अम्लीय माना जाएगा यानी कि एसिडिक माना जाएगा। पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय माना जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? आपसे पूछा है कि किसी वस्तु का जड़त्व जो है किस पर निर्भर करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उसके द्रव्यमान पर। जड़त्व वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहती है जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य ना करे। जड़त्व की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक जड़त्व। उदाहरण के तौर पर एक भारी ट्रक और एक साइकिल एक साथ रुके हैं। दोनों को चलाने के लिए अलग अलग बल लगाना पड़ेगा। ट्रक का द्रव्यमान अधिक है इसलिए उसका जड़त्व भी अधिक होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस धातु का प्रयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है? आपसे पूछा है कि किस धातु का प्रयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइटेनियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टाइटेनियम का प्रयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है। इसका कारण है जंग प्रतिरोधी होता है, हड्डियों और ऊतकों के साथ संगत होता है, हल्का लेकिन बहुत मजबूत होता है, लंबे समय तक शरीर में सुरक्षित रूप से रह सकता है। इसका उपयोग हड्डियों के प्रत्यारोपण, दांत के इम्प्लांट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, पेसमेकर केसिंग आदि में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपसे पूछा है कि ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुगर लेवल मापने के लिए ग्लूकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोमीटर एक डिजिटल उपकरण होता है जिसका उपयोग रक्त में ग्लूकोज के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए उपयोगी होता है ताकि वे घर पर ही अपने ब्लड शुगर की निगरानी कर सकें। कैसे करता है यह काम? तो एक छोटी सुई से उंगली से रक्त की एक बूंद ली जाती है। इसे एक टेस्ट स्ट्रिप पर रखा जाता है। स्ट्रिप को ग्लूकोमीटर में लगाकर कुछ ही सेकंड में ब्लड ग्लूकोज का रीडिंग मिल जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो रक्तचाप मापने के लिए स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल मापने के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट उपयोग में किया जाता है। हृदय गति मापने के लिए पल्स मीटर या ईसीजी मशीन का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? आपसे पूछा है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पलीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। पलीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है क्योंकि यह शरीर में अतिरिक्त रक्त का भंडारण करती है, पुराने या नष्ट हो चुके लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ती है, प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा भी है या श्वेत रक्त कोशिकाओं को भी सहेजती है और रोग जनकों से लड़ने में मदद करती है। अन्य विकल्पों की बात करें तो यकृत जो है
या पाचन, पोषण, भंडारण और विसरण में सहायक होता है। हृदय की बात करें तो रक्त को पंप करने का कार्य करता है, भंडारण का नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा है कि मनुष्य के दांत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के स्थायी दांत यानी कि परमानेंट टीथ जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृंतक, कैनाइन, पूर्व दाढ़ या दाढ़ यानी कि इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और स्मोलर्स। कृंतक जो होता है सामने वाले दांत तेज दांत होते हैं, भोजन को काटने के लिए इसका प्रयोग होता है। कैनाइन की बात करें तो नुकीले दांत होते हैं, भोजन को फाड़ने के लिए। पूर्व दाढ़ जिसे प्रीमोलर्स बोलते हैं, चबाने और पीसने के लिए। दाढ़ यानी कि मोलर्स बड़े और मजबूत दांत होते हैं, भोजन को अच्छे से पीसने के लिए। वयस्क मानव के कुल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। इनमें ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसकी लंबाई 1 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है, खासकर रीढ़ की हड्डी से पैर तक जाने वाली तंत्रिकाओं में या संदेशों का संचरण करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। आपसे पूछा है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइनोकोबालामिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और नसों के सही कार्य के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से पर्नीसियस, एनीमिया और तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बाकी रेटिनॉल की बात करें तो इसे विटामिन ए का रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है और फॉलिक अम्ल जो है विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। आपसे पूछा है कि कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा झिल्ली। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, विशेषकर पशु कोशिका में, या अर्धपारगम्य होती है और पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। वनस्पति कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक और परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जो मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। नाभिक झिल्ली केवल नाभिक को घेरती है, न कि पूरी कोशिका को। साइटोप्लाज्म कोशिका का द्रव भाग होता है, ना कि दीवार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। आपसे पूछा है कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 दिन। लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी का या इरेथ्रोसाइट्स का औसत जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। इन्हें मुख्यतः अस्थिमज्जा में निर्मित किया जाता है या पुरानी आरबीसी को प्लीहा में नष्ट किया जाता है, जिसे आरबीसी का कब्रागाह भी कहा जाता है, प्लीहा को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ब्लू ग्रीन शैवाल होते हैं। आपसे पूछा है कि ब्लू ग्रीन शैवाल होते हैं, तो ब्लू ग्रीन शैवाल जो होते हैं वो प्रोक्योटिस होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू ग्रीन शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये प्रोक्योटिक जीव होते हैं, यानी इनकी कोशिकाओं में सुसंगठित नाभिक और झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होती। यह प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं और जलाशयों, नम भूमि और नम सतहों पर पाए जाते हैं। इनका पिगमेंट रंजक इन्हें नीला हरा रंग देता है, इसलिए इन्हें ब्लू ग्रीन शैवाल कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। आपसे पूछा है कि किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरी में किया जाता है। लेड एसिड यानी कि लेड एसिड बैटरी जैसे वाहन की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। यह अम्ल पानी के साथ मिलाकर उपयोग में लाया जाता है और इसे बैटरी एसिड भी कहा जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि HCl होता है या पाचन तंत्र में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 उर्वरक और विस्फोटक में प्रयुक्त होता है और एसिटिक अम्ल CH3COOH सिरके में पाया जाता है। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज
आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, देखिए वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।